हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 6 लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस हम लेक्चर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो बोहर्स मॉडल के लिए देने से पहले, यानी कि बोहर्स के द्वारा मॉडल देने से पहले जो डेवलपमेंट हुआ था, और वो डेवलपमेंट जो बोहर्स के मॉडल को लीड किया जिसने बाद में जाके, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, और जितना इम्पोर्टेंट है वो उतना ही समझने के लिहाज से बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अपने लोग क्या करेंगे, जीरो से जीरो लेवल से समझेंगे और उससे हायर तक जाएंगे। ठीक है। मेन बात उठी कि रदरफोर्ड सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। मैंने ड्रॉबैक बताए थे इससे 5th लेक्चर के अंदर। मैंने रदरफोर्ड सर के ड्रॉबैक बताए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। आप लोगों को ये सर रदरफोर्ड सर हैं और ये नील्स बोर सर हैं। रदरफोर्ड सर ने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे घूमता है। ठीक है, कैसे घूमता है। तो इन्होंने कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है। उसके बाद किस मोमेंटम के साथ घूमता है। तो सर नील्स बोहर ने क्या किया था कि इसी जो इनकी कमियां थी इनको दूर किया और इनको सुधार कर और कुछ अपने सजेशन दिए और एक नया मॉडल दिया जिसे बोहर्स मॉडल के नाम से प्रकाशित हुआ जो आगे चलकर। ठीक है। तो इन्होंने कहा, जो नील्स बोहर सर ने जो कुछ पॉइंट थे वो क्या थे, इनके नील्स बोहर सर के जो पॉइंट थे वो क्या थे कि इन्होंने कहा था कि कोई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक अपनी एनर्जी होती है, उसकी एक क्या होती है, अपनी सेल एनर्जी होती है। और जिस मोमेंटम के साथ घूमता है वो मोमेंटम होता है, उसे एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। और उसकी जो वैल्यू होती है NH/2π होती है। क्या होती है? NH/2π। लेकिन ये सारी चीज़ आने से पहले कुछ डिस्कवरीज हुई थी और उसी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। बोहर मॉडल से ऐसे डेवलपमेंट जो बोहर्स मॉडल को लीड करते हैं। तो उन्हीं के बारे में अपने लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, चलो अब पढ़ते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। तो हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी किसके बारे में अपने लोगों को पढ़ना है, डेवलपमेंट। यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, TS होगा। ठीक है। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। आप लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट को सही से लिख लेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। डेवलपमेंट्स TS। ठीक है। लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है। तो जो 2 पॉइंट थे जो बोहर्स मॉडल को लीड कर रहे थे, पहला पॉइंट था किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उसका डबल करेक्टर, और दूसरा पॉइंट था क्वांटाइजेशन एनर्जी स्पेक्ट्रा, यानी कि क्वांटाइजेशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये 2 पॉइंट थे जो बोहर्स मॉडल की आधारशिला बने, जो आगे जाकर किसकी आधारशिला बने, सर बोहर्स के जो मॉडल था उसकी आधारशिला बने। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डबल करेक्टर पढ़ते हैं किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। डबल करेक्टर के अंदर ये कहता है कि कोई भी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो मैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो उस समय रेडिएशन के दौरान जो रेडिएशन होता है, तब वो क्या करता है कि वेव नेचर को भी शो करता है। किस नेचर को? वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है, तो आप लोगों को ये बात समझनी होगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण लूँगा। जहाँ पर वेलोसिटी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो वो होता है पार्टिकल नेचर। और जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो, कंजर्व ना रह के चेंज होती रहे, क्या हो, लगातार चेंज होती रहे, तो वहाँ पे होता है वेव नेचर। ठीक है। जैसे कि आप क्या करोगे, जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा कि तालाब में आपने लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, तालाब में पत्थर फेंका करते थे। ठीक है। तो तालाब में जब पत्थर फेंकते थे तो तालाब जो पानी था, पानी के अंदर क्या था, जो आपका जो पत्थर था वो क्या था, लीनियर वेलोसिटी के साथ जाता है। वो क्या क्या नहीं करता,
फैलता नहीं है। और जब लीनियर वेलोसिटी के साथ जाता है तो वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। पार्टिकल के अंदर क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन उसके जब पत्थर फेंका तो वहाँ से क्या होती है, पानी के ऊपर वेव चलना स्टार्ट हो जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो वो वेव होती हैं वो क्या होती है, वो वेव नेचर है उसका, ठीक है। उस वाटर के जो चलने का नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के अंदर। अब जो वेव नेचर है पहले इसी को समझ लेते हैं, डबल करेक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द डबल करेक्टर्स, यानी कि बोथ पार्टिकल एंड वेव करेक्टर, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते समय साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं, वेव नेचर को। किसको समझेंगे, वेव नेचर को। अब वेव नेचर क्या कहता है, हमारा जो वेव नेचर है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दिए हैं आपके, ठीक है। क्या कहेगा वो अपने लोग आगे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट करके सारे चीज़ पढ़ने हैं आपको। वेव नेचर भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पार्टिकल नेचर भी पढ़ाऊंगा। पहले क्लासीफाई कर लेते हैं, जल्दी से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस जब जिस होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, तो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग वो क्या होता है, वेव नेचर होता है। दूसरी चीज़ क्या है, पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, वो किस बात, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। कौन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा अभी मैंने बताया था कि दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट था डबल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कौन कौन से दो करेक्टर हैं, ये दो करेक्टर हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा जो पॉइंट था बोर्स मॉडल का, जो लीड कर रहा था, वो हमारा दूसरा पॉइंट था, वो ये था, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो अब द रिजल्ट फॉर्म ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम गिव द एविडेंस दैट एनर्जी इन क्वांटाइज्ड, यानी कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम इस बात का एविडेंस होता है कि एनर्जी यहाँ पर क्वांटाइज्ड हुई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को, किसको, डबल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों को अब क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। क्या करेंगे, डिटेल में, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। क्या करेंगे, अब डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल क्या करती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पहला पॉइंट था वो वेव नेचर वाला, तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, वेव नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, वेव नेचर को पढ़ेंगे। तो वेव नेचर दिया किसने था, ठीक है, किसने समझाया था वेव नेचर को, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ेंगे। तो जो मैक्सवेल थे 1870 में, इन्होंने क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। क्या दिया था, एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज बॉडी के ऊपर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। इन्होंने ये कहा था, और किस बिहेवियर के आधार पर दिया, देखो, चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर इन्होंने क्या दिया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाया, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने, सर ने क्या कहा था। इन सर ने आगे कहा था कि देखो, दोज रेडिएशन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा रेडिएशन, ठीक है, ऐसा रेडिएशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में एसोसिएटेड रहता है। तो ऐसे रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इसको बताया किसने था, किसने बताया था, मैक्सवेल सर ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, मैक्सवेल सर ने बताया था। किसको, लाइट वेव्स को बताया था, ठीक है। तो मैक्सवेल फर्स्ट रिवेल्ड दैट द लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्टर, यानी कि किसी भी ऑसिलेशन करती हुई, या ऑसिलेशन में तो किसी भी चलती हुई ऑसिलेटेड वेव, लाइट वेव के अंदर इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करेक्टर को बताया। और उन्हीं करेक्टर, जो मैं आपको अब करेक्टर बताऊंगा, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 करेक्टर होंगे जिसके आधार पर वेव थ्योरी दी थी मैक्सवेल सर ने, ठीक है। और वो चारों पॉइंट आप लोगों को एक एक पॉइंट करके समझने हैं। इन्होंने ये कहा था, मैक्सवेल सर ने कहा था कि कोई भी अगर किसी भी रेडिएशन के, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दौरान क्या होता है, जो वेव हैं, जो मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं वो आप लोग अपने लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट करके समझेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट नोट करते चलें, ठीक है। जो करेक्टर का पहला पॉइंट है वो क्या, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट विच ऑसिलेट इन द फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑसिलेटर के दौरान वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये दोनों कैसे रहते हैं, जो वेव पाथ जो प्रोपिगेशन है उसके साथ भी कैसा रहते हैं, जो वेव प्रोपिगेशन है उसके साथ भी क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, यानी कि 90 का एंगल बनाते हैं ये। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम की हेल्प लेंगे और उस डायग्राम के द्वारा अपने लोग आसानी से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, जो मैंने बताया नोट डाउन कर लिया सभी लोगों ने, नोट डाउन साथ के साथ करते चला करो। ठीक है, देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है, वेव प्रोपिगेशन है। ठीक है, जो वेव प्रोपिगेशन है वो ये वाला है, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको ब्लू कलर में, यानी कि हल्के ब्लू कलर में दिख रहा है ये वाला, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपिगेशन है। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑसिलेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्या समझाया कि ये क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 के एंगल पे एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ बना रहा है। उसके बाद और इसके बाद ये देखो क्या देखना है आपको, ये यहाँ पर देखो 90 का एंगल बना रहा है इसके साथ, देखो यहाँ पर यहीं पे देख लो इसके साथ, ये देखो ये 90 का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, दिख गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पर देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, 90 का एंगल बना रहा है, ये भी इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है और ये भी इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपिगेशन है, अगर मैं मान लूँ इसको, तो ये ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपिगेशन है। ठीक है, जो और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तीनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इसके प्रोपिगेशन को अपने लोग डिटेल में देखने की कोशिश करें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रोपिगेशन होता है कि 90 का एंगल किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, तो अपने लोग क्या करेंगे, एक बार 1 मिनट इस डायग्राम के द्वारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि किस प्रकार से 90 का एंगल बना रखा है इन्होंने। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो रेड दिख रहा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया है, इसके साथ 90 का एंगल बनाया है। ये क्या है, वेव प्रोपिगेशन है, क्या है, सी है वेव प्रोपिगेशन, इसने क्या बनाया है, 90 का एंगल बनाया है। उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये प्रोपिगेशन है सी। तो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, इसने भी क्या है, 90 का एंगल बनाया है इसके साथ। ठीक है, और ये दोनों आपस में भी क्या बनाते हैं, अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पर उठा के ये क्या करूँ, यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसके साथ क्या बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में जो एंगल, ऐसा एंगल बनेगा, वो भी क्या रहेगा, 90। तो ये तीनों यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपिगेशन, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपिगेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो होगा, जो मैग्नेटिक रेडिएशन होगा, वो कैसे रहेंगे, तीनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। दैट मीन्स दीज वेव कैन प्रोपिगेट इन वैक्यूम, यानी कि ये क्या करती हैं, वैक्यूम में भी चल सकती हैं, यानी कि निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं। इन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की, किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या करती हैं, निर्वात यानी कि वैक्यूम में भी चल सकती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है देयर आर मैनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर डिफर। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो कुछ टाइप्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे से डिफर होती हैं फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी की और वेवलेंथ की टर्म में ये कैसी रहती हैं, एक दूसरे से डिफर रहती हैं। लेकिन क्या आगे कंडीशन क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ, एक ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the order of the increasing wavelength or decreasing decreasing frequency is known as electromagnetic
स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी कि अगर हम क्या करें, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम और फ्रिक्वेंसी के घटते हुए क्रम में अगर हम इनको रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम रखते हैं, तो क्या हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। वो क्या कर देगा, अरेंजमेंट कर बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव्स, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, और क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के मूड की बात होती है, तो आप लोगों को हर चीज़ तैयार करके चलनी है, ठीक है। उसके एग्जामिनर के माइंड को समझना है, तो हर चीज़ तैयार करनी है, ठीक है। देखो पॉइंट में क्या कहा गया था कि इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी और इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, ठीक है। किसी के आधार पर आप कर दो। देखो इधर क्या है, अगर हम क्या करते हैं इस तरफ से, यानी कि पहले नंबर पे क्या आप लोगों को गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजुअल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड में कि क्या दिख रहा है कि इंक्रीजिंग द वेवलेंथ के आधार पर अरेंज कर रखा है, ठीक है। अगर मैं इसके ठीक विपरीत जाऊं तो फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज होगी। अगर हम राइट टू लेफ्ट आए तो क्या होगा, हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। और जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, इनकी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर वो हमेशा एनर्जी का देता है, कि एनसीईआरटी के अंदर जो दो चीज़ समझा रखी है, इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी और इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। तो वो वहाँ से क्या एनर्जी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या बनते हैं, अगर वो एनर्जी के बिहाफ पर और फ्रिक्वेंसी के बिहाफ पर देता है, ठीक है। 1 मिनट में आप लोगों को ऑर्डर बना के बताऊंगा। तो एनर्जी के बिहाफ पर अपने लोग यहाँ पे बनाते चलेंगे, ठीक है। तो अगर एनर्जी के आधार पर, ठीक है, एनर्जी के आधार पर या फ्रिक्वेंसी के आधार पर देता है, तो ऑर्डर क्या रहेगा। अगर मैं 1 2 3 मान लूँ, इसको 2, इसको 3 और ये 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और एनर्जी एक्स रेज की, उसकी गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की, ऐसे क्या करती है लगातार, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव तक क्या होती है, घटती चली जाती है। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करता है तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है, यानी कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है हमारा चौथा पॉइंट कह रहा है कि इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि वैक्यूम के अंदर सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि आपकी एक्स रेज, गामा रेज, जितनी प्रकार की मैंने अभी आप पिछले पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में बताई, उनको वो हमेशा वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड से ही चलती हैं। कितनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा जो हमारा। अब इन 4 पॉइंट के आधार पर, ठीक है, जो ये 4 पॉइंट थे इनके आधार पर, इनमें आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी शब्द, यानी कि फ्रिक्वेंसी सुना, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बाद यानी कि वेवलेंथ लैम्डा सुना, ठीक है। इसके बाद यानी कि स्पीड भी आया, टर्मिनोलॉजी आई, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोगों को क्या देखने को मिली। और आगे वेव नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ फ्रिक्वेंसी के आधार पर वेव नंबर भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए सर मैक्सवेल ने एक वेव थ्योरी दी। अब अपने लोग आगे क्या पढ़ेंगे, वेव थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोटा बनता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलो वेव थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वेव थ्योरी में सर जो मैक्सवेल थे उन्होंने कुछ टर्म यूज किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले वेव थ्योरी को समझते हैं। वेव थ्योरी के अंदर सर जो मैक्सवेल थे उन्होंने ये कहा कि एनर्जी होती है, किसी भी जो रेडिएंट होता है, यानी कि जो रेडिएशन करता है,
उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, एक वेव के रूप में ट्रैवल करती है। और जो उसकी वेलोसिटी होती है किसके रूप में ट्रैवल कर रही है, जैसे मान के चलो ये क्या है, कोई कंपोनेंट है, वहाँ से क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है वो क्या है, प्रोपिगेट कर रही है किसके रूप में, एक वेव के रूप में। ये क्या है, वेव है। इस वेव के रूप में क्या कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है। जब ये क्या कर रही है, प्रोपिगेट कर रही है, आगे की तरफ चल रही है, तो इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो चाल होती है, वो लाइट की चाल के बराबर होती है। किसकी चाल के बराबर होती है, स्पेस में। ये किसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की थी सर मैक्सवेल ने, किसके लिए, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में अगर हम क्या देखें, किसी भी रेडिएंट की जो एनर्जी है वो ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड कितनी रहती है, लाइट की स्पीड के कैसी रहती है, बराबर रहती है। और वो एनर्जी है किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में क्या करती है, मूव करती है। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब इन्हीं के इसी पॉइंट के आधार पर अब उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कि एनर्जी किस रूप में आप नापोगे, तो उस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कुछ सर मैक्सवेल ने क्या किया था, टर्मिनोलॉजी का यूज किया था, जिसे एक वेव थ्योरी का नाम दिया गया था। ठीक है, तो उसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी कि आप वहाँ पर यानी कि आप फ्रिक्वेंसी को देखोगे, वेवलेंथ को देखोगे, ठीक है, टाइम पीरियड वगैरह सारी चीज़ को देखोगे, वेव नंबर को देखोगे, एम्पलीट्यूड को देखोगे, सारी चीज़ को, वेलोसिटी वगैरह सबको। ठीक है, तो चलते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वेवलेंथ का है। ठीक है, वेवलेंथ डेफिनेशन की तरफ चल लेते हैं। तो वेवलेंथ क्या कहती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और थ्रस्ट इज नोन एज द वेवलेंथ। ठीक है, अब क्या है, थ्रस्ट और क्रस्ट के जो बीच की दूरी होती है, थ्रस्ट यानी कि दो पास वाले क्रस्ट या फिर दो पास वाले थ्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एग्जांपल के द्वारा आप क्या करते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, साथ के साथ नोट डाउन करते चला करो। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर नोट नहीं करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होने वाली है। ठीक है, जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली ऊपर, ये इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये मान ये क्या है, प्रोपिगेट कर रही है, जो आपको दिख रहा है एक वेव प्रोपिगेट कर रही है, और ये बिल्डिंग दिख रही है ऊंची, तो ये क्या है, क्रस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोला जाता है। और एक क्रस्ट से इस क्रस्ट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या फिर मैं इसको आगे और प्रोपिगेट करा दूँ। ठीक है, तो जो नीचे वाली जो बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग का जो ये क्या मान के चलो, ये क्या है, बेसमेंट है। ठीक है, ये है ज़मीन, और ज़मीन के ऊपर एक माला बना हुआ है, और ज़मीन के नीचे भी कुछ माले बने हुए हैं। अब ये नीचे वाली बिल्डिंग का जो पॉइंट है, सबसे निचला पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, उसको भी क्या बोला जाता है, लैम्डा बोला जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, अब आप करते समय ये मत कहना कि यहाँ पर इस हमेशा नियरेस्ट की काउंट की जाती है, कैसे, पास वाले की काउंट की जाती है। अब ये मत करना कि इसको और आगे बढ़ा दो, यहाँ पर तीसरा वाला आ जाए, तीसरी बिल्डिंग आने, यानी कि दो बिल्डिंग के बीच की दूरी को ही बोला जाता है। ठीक है, वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अपने लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो वेवलेंथ है बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया, लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं हम, न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। इसका जो मात्रक है वो क्या है, हर्ट्ज। अब चलते हैं हम इसकी कुछ डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, फ्रिक्वेंसी की। 1 मिनट। अब देखो फ्रिक्वेंसी क्या कह रही है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव passes given point in 1 second is known as frequency of the wave। यानी कि किसी दिए गए एक पॉइंट से किसी भी वेव जितनी बार निकलती है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब देखो इसके डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इस पॉइंट से ये वेव कितनी बार निकले, ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक क्या है, ये क्या मान के चलो, एक बेसमेंट है। ठीक है, इस बेसमेंट से जितनी बार वेव निकलेगी, जितने लूप बनाएगी, और जितने लूप बनाएगी 1 सेकंड में, टाइम कितना, 1 सेकंड में, उतना ही क्या होगी, उसकी क्या रहेगी, फ्रिक्वेंसी रहेगी। देखो इसने क्या किया, एक लूप बनाया 1 सेकंड में, तो 1 हर्ट्ज है। लेकिन इसने दूसरी तरफ क्या किया, 2 लूप बना लिए। कितने बना लिए, देखो एक लूप यहाँ तक हो गया। ठीक है, जो हमारा
जो दूसरा लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो 2 लूप क्लियर हो गए। ठीक है, जब 2 लूप क्लियर हुए तो इसकी क्या हुई, 2 हार्ट्ज हो गई 1 सेकंड के अंदर। तो यही क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को फ्रिक्वेंसी। तीसरी चीज़ है वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, किसी भी वेव की वेलोसिटी, किसी भी एनर्जी की वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि इसे सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर, क्या होता है वेलोसिटी का मात्रक, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड। चलो अब इसे क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, 1 मिनट। क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ वेव। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर वेव जितनी डिस्टेंस तय करती है, वेव जितना चलती है, जितनी दूरी तय करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कुछ फार्मूलाज हैं इसके, जिसके मैक्सवेल सर ने दिए थे। वो क्या होते हैं, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप लेमडा भी निकाल सकते हो, यानी कि वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप न्यू भी निकाल सकते हो। न्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी, अब ये क्या है, चाल है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी आपसे बोलता है कि भाई फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन लेमडा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेमडा पूछता है तो लेमडा, अगर लेमडा पूछता है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी अपॉन न्यू। ये सारी चीज़ हो जाएंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट। ठीक है, जब तीनों पॉइंट, तीनों फार्मूले, एक ही फार्मूले से तीनों फार्मूले याद रहेंगे। मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखना क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का मात्रक। तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर हमारा क्या कहता है, वेव नंबर कहता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेव नंबर की सबसे ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछता है वो। ठीक है, लेकिन पूछेगा जो आपका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। यानी कि ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, हम वेव नंबर बोलते हैं। और इस किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स -1 इनवर्स होता है। मात्रक क्या होता है, मीटर -1 इनवर्स होता है। ठीक है, तो यानी कि वेव नंबर के, जो वेव लेंथ के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। यही दिखाए। और आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर मीटर। यानी कि यहाँ पर वेव, 1 मीटर में पर मीटर वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ की संख्या, प्रत्येक मीटर में वेवलेंथ की संख्या को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट उठ के आता है वो क्या होता है। ठीक है, वेव नंबर इजकल टू, जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन लेमडा। और लेकिन हम क्या जानते हैं कि लेमडा अभी हम फाइंड आउट किए थे, लेमडा बराबर क्या होता है, सी अपॉन न्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू बार इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा, जो न्यू फार्मूला क्रिएट होके आएगा वो क्या आएगा हमारा, न्यू अपॉन सी। क्या आएगा, न्यू अपॉन सी। तो जो वेव नंबर का जो फार्मूला 2 क्रिएट होके आए, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन मात्रक क्या रहता है, मीटर -1। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। वेव नंबर तक क्लियर हुआ। जब वेव नंबर तक क्लियर हुआ, अब चलते हैं हम, ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों के। ठीक है, अब चलते हैं 5वें पॉइंट पर, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इजी भी है। आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डिप्थ ऑफ द थ्रस्ट ऑफ वेव। यानी कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई और गहराई को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो मैंने बिल्डिंग बताई थी। ठीक है, चलो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी देख लेते हैं, उसके द्वारा अपने लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये बिल्डिंग दिख रही है ना आप लोगों को, यही बिल्डिंग है, वो क्या है इसका सॉल्यूशन है। जो ए दिख रहा है, ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो जी इसकी जो बिल्डिंग की ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है या फिर ये वाली जो गहराई है इस बिल्डिंग की, इसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक जो मैंने आपको वेव थ्योरी समझाई, उसी वेव थ्योरी के और जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वाला कॉन्सेप्ट था, उसके आधार पर कंक्लूजन निकाले, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया, उन कंक्लूजन को नाम दिया गया था मेन पॉइंट ऑफ वेव थ्योरी, यानी कि वेव थ्योरी के मेन पॉइंट, जिस पर वेव थ्योरी बेस्ड थी, आधारित थी। इन पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, कैसे भी, ठीक है। क्या थे पॉइंट, उन पॉइंटों को अब एक एक करके क्या करते हैं, गौर कर लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा, क्या क्या पॉइंट था, पहला पॉइंट कह रहा था हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या कह रहा था, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड इज कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी। यानी कि कोई भी सोर्स से जब कंटिन्यूसली एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। किसकी फॉर्म में, देखो रेडिएशन इमिटेड मीन्स निकलना, रेडिएशन की फॉर्म में जब किसी भी सोर्स से एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस रेडिएंट की एनर्जी कहा जाता है, यानी कि उस सोर्स की एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि मैंने कोई काम किया, ठीक है, मैंने कोई काम किया, जैसे कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, तो मेरे से क्या हुई, एनर्जी यानी कि डिफ्यूज हुई, यानी कि निकली, जो एनर्जी निकली, तो मैं दौड़ा तो वो एनर्जी किसकी हुई, मेरी हुई ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी सोर्स है, उसके द्वारा रेडिएशन, अब यहाँ पर मेरे से तो रेडिएशन निकलेगा नहीं, मेरे से जिस टाइप की एनर्जी निकल रही है उसके एग्जांपल के तौर पर दें, लेकिन सोर्स है जैसे सन है, उसके द्वारा क्या होता है, रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलती है। तो वो क्या है, वो रेडिएशन की फॉर्म में जो निकल रही है वो क्या है, उस सन की एनर्जी है, यानी कि उस रेडिएंट की एनर्जी है, ठीक है। आई होप पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ आप गौर करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। पहले ही मैं समझा चुका हूँ, अब दोबारा एक बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बोथ परपेंडिकुलर टू सिंगल होगा टू, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपिगेशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये क्या होते हैं, प्रोपिगेशन, जिस रास्ते पे चल रही है वेव, उसके भी क्या होते हैं, उसी के भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है, द रेडिएशन पॉसेस द वेव करेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि जब रेडिएशन की जो वेव होती है वो क्या होता है, उसके अंदर जो करेक्टर है वो क्या है कि वो उसका जो चलने की, जो उसकी ट्रेवल करने की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये भी चीज़ मैं पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों को, मैंने बताया था कि अगर आप वीडियो स्किप नहीं करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और एक छोटी सी बात, आपको क्या करना है, बेल आइकन ऑन करना है, जिसके कारण जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या है चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट कहता है, दीज वेव डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम ऑफ प्रोपिगेशन। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी भी मीडियम मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर के अंदर। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें देखेंगे हम इसके पार्टिकल नेचर को। आज हम क्या पढ़े थे, वेव नेचर को केवल देखे थे, ठीक है, वेव नेचर को देखे थे, समझे थे एक एक पॉइंट करके, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर को देखेंगे और पार्टिकल नेचर के बाद हम क्वांटाइजेशन एनर्जी को देखेंगे। तो
जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो पार्टिकल नेचर पे आने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।